नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पेपर थर्ड की इस वीडियो सीरीज़ में। यह इस वीडियो सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने पाषाणकालीन जो सभ्यताएं हैं उनका अध्ययन किया था, जिसमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बागोर, निम्बाहेड़ा और मंडिया ये तीन थी, जिसका अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। इसके अलावा हमने पाषाण युग की विशेषताओं का भी अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम कुछ अन्य पाषाण युगीन स्थलों के बारे में बात करेंगे। पाषाण युग के जो अन्य स्थल हमारे राजस्थान के विभिन्न ज़िलों में पाए गए हैं, जहाँ पाषाण युग से संबंधित साक्ष्य पाए गए हैं, तो वो आप इस स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो जो साक्ष्य मिले हैं तो उनमें मुख्य रूप से शैल चित्र है, जो विभिन्न स्थानों पर राजस्थान में खोजे गए हैं। इसके अतिरिक्त बात करें तो पत्थर के औजार हैं, उपकरण है और हैंड एक्स है, वो खोजी गई है। अलवर ज़िले के अंदर भानगढ़ और ढीगरिया जो दो स्थान है, और इसके अलावा जो जायल है, यहाँ से हैंड एक्स प्राप्त हुई है, जो पाषाण युगीन है। हस्त कुठार जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो भानगढ़, ढीगरिया और जायल से प्राप्त हुई है। इसके अलावा इंदरगढ़ से प्राप्त हुई है। तो ये चार स्थल ऐसे हैं जहाँ से हैंड एक्स मिला है, और ये साबित करती है इनको कि ये पाषाण युग के स्थल रहे हैं, पाषाण युग से इनका संबंध रहा होगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो अन्य जो स्थल हैं वहाँ से शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। कुछ स्थानों से कुछ विशेष प्रकार के पत्थर के औजार उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगर चंद्रावती की बात की जाए झालावाड़ में, तो यहाँ से चर्ट पत्थर प्राप्त हुआ है, और उस चर्ट पत्थर पर रेखा चित्र बना हुआ है। चर्ट पत्थर पर रेखा चित्र बना हुआ है। इसी तरह से भीलवाड़ा में एक बांका नामक स्थान है, जहाँ से अलंकृत जो शिलाश्रय हैं वो प्राप्त हुए हैं। अलंकृत एक गुफा मिली है भीलवाड़ा में बांका नामक स्थान से, तो ये भी पाषाण युगीन स्थल है। और अब हम अगर जिले वाइज इनका स्टडी करें या एक बार गौर करें, तो सबसे पहले हम अलवर की ही बात कर लेते हैं। अलवर में डडीकर, बानगढ़, ढीगरिया और हरसोरा, ये चार स्थान मुख्य रूप से हमें याद होने चाहिए। इसके अलावा भरतपुर के अंदर है दर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पूरा पाषाणकालीन ये स्थल है, यहाँ से चित्रित शिला से प्राप्त हुए हैं, और उसमें भी जो चित्र हैं आपके बारहसिंगा के हैं, व्याघ्र के हैं, मानव आकृति है, सूर्य का चित्रांकन है। ये मिलता है कहाँ से? दर से। इसके अतिरिक्त हम बात करें यदि बूंदी की, तो बूंदी में गरड़दा और इंदरगढ़ को हम पहले पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। इंदरगढ़ से हस्त कुठार प्राप्त हुआ है। सीए हैकट ने यहाँ से प्राप्त किया था हस्त कुठार को, जो वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। गरड़दा से महत्वपूर्ण जो है जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए बूंदी के अंदर। गरड़दा में छाजा नदी के किनारे भारत की प्राचीनतम बर्ड राइडिंग रॉक पेंटिंग मिली है। बर्ड राइडिंग रॉक पेंटिंग मिली है गरड़दा से। तो एक महत्वपूर्ण है कि भारत की प्राचीनतम जो बर्ड राइडिंग रॉक पेंटिंग जो मिली है वो कहाँ से मिली है? वो गरड़दा बूंदी से मिली है। इसी तरह से हम बात करें जायल नामक स्थान की, जायल भी जो है वो पाषाण युग से संबंधित है। वर्तमान में जो जायल है उसका जो ज़िला है वो डिडवाना है। डिडवाना कुचामन ज़िले में ये है। नागौर के स्थान पे हम डिडवाना कुचामन यहाँ लिखते हैं। ये डिडवाना कुचामन ज़िले में है। और अगर कोटा की बात की जाए तो कोटा के जो पाषाणकालीन जो स्थल हैं वो है आलनिया, भानपुरा, टिपटिया, ये तीनों है, याद होने चाहिए। इसके अलावा पाली के अंदर है सोजत और धनेरी, सीकर में है सोहनपुरा, अजमेर में है बूढ़ा पुष्कर, झालावाड़
के अंदर है चंद्रावती, जिसका हमने पहले भी बात की है। चंद्रावती में से एक चार्ट पत्थर प्राप्त हुआ है जिसके ऊपर रेखा चित्र बना हुआ है। विराटनगर से भी जो है पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और विराटनगर वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत आता है। भीलवाड़ा में बागोर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बागोर पाषाण युगीन स्थल है। इसके अलावा हमीरगढ़, इसी तरह से जहाजपुर से भी पाषाण युगीन साक्ष्य मिले हैं और उस जहाजपुर अभी शाहपुरा जिले में आता है। इसी तरह से तिलवाड़ा, बाड़मेर और टोंक में भरनी नामक जो है पाषाण युगीन स्थल है। तो इस तरह से ये कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है जो हमें याद होना चाहिए। पाषाण युगीन स्थल, चूँकि सिलेबस में मुख्य रूप से जो संदर्भ दिया गया है, विषय संदर्भ में जिसका अध्ययन करना है वो पाषाण युग है, इसलिए ये स्थल याद होने चाहिए। पाषाण युग की विशेषताएं हमें जो पिछले वीडियो में हमने देखी थी वो याद होनी चाहिए। इसके अलावा जो 3 जो पूरा स्थल दिए गए थे, निम्बाहेड़ा, बागोर और मंडपिया, वो तीनों भी अच्छे से याद होना चाहिए। अब हम जो है जो ताम्र युग, कांस्य युग और लोह युग की जो सभ्यताएं हैं, जो पूरा स्थल हैं, उनका संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इन तीनों सभ्यताओं में से ताम्र युगीन सभ्यताओं की बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सबसे पहले पाषाण युग रहा, पाषाण युग के बाद में ताम्र युग, ताम्र युग के बाद में कांस्य युग और कांस्य युग के बाद में लोह युग। इस तरह से पूरा कालानुक्रम रहा है और पाषाण युग को पढ़ने के बाद में अब बारी आती है हमारे ताम्र युग की। और ताम्र युग में भी सबसे पहले जिस सभ्यता का हम अध्ययन करेंगे वो है गणेश्वर। गणेश्वर जो सभ्यता है वो नीमका थाना जिले से संबंधित है, नीमका थाना जिले से संबंधित है और कांतली नदी के किनारे इस सभ्यता के जो साक्ष्य अवशेष मिले हैं। इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है क्योंकि यह सभी ताम्रयुगीन जो सभ्यताएं हैं उनमें सबसे ये प्राचीनतम है, इसलिए ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसको कहते हैं। इसके अलावा अगर गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो इसको पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। पुरातत्व का पुष्कर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे खेतड़ी में कोल्हण एक जगह है, वहाँ से जो तांबा है, खेतड़ी से तांबा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को यहाँ से तांबे की आपूर्ति की जाती थी खेतड़ी से, जो गणेश्वर सभ्यता के अंतर्गत आता था, इसलिए इसको पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। तो यदि अगर गणेश्वर का नाम देखें तो सबसे पहले तो हो गया ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ये इसका उपनाम हो गया। इसके अतिरिक्त हम इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम कहते हैं, ताम्र संचयी संस्कृति भी इसको कहा जाता है और पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। अगर इसके समय काल की बात करें तो गणेश्वर के जो साक्ष्य मिले हैं वो लगभग 2800 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। और 2800 ईसा पूर्व को हम देखें तो हम ईसा पूर्व की बात करते हैं, बीसी की बात करते हैं, और बीसी में 3000 ईसा पूर्व तक हम जो है पाषाण युग को पढ़ रहे थे। अब 3000 ईसा पूर्व के हम अगर 200 साल बाद जाएंगे तो 2800 ईसा पूर्व जो है हमारे को मिलेगा। और 2800 ईसा पूर्व के आसपास ही जो है गणेश्वर सभ्यता के अवशेष या साक्ष्य मिले हैं। तो इसका जो समय जो काल है वो है 2800 ईसा पूर्व का। खोज की अगर बात करें तो खोज सबसे पहले 1972 में आर.सी. अग्रवाल ने की थी और उत्खनन भी 1977 में आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार ने किया था। अगर इस सभ्यता में मकानों की बात की जाए तो मकान पत्थरों से बनते थे और तांबे की अधिकांश जो वस्तुएं हैं जिसमें कांटे, कुल्हाड़ी, फरसे वगैरह
हथियार, ये सब जो है तांबे के मिले हैं। यहाँ जो तांबा मिला है उसकी शुद्धता के बारे में कहा जाता है कि 99% जो है उसमें जो है तांबा होता था। मकान पत्थरों से बनते थे। इसी के साथ साथ यहाँ से जो पत्थर के बांध भी प्राप्त हुए हैं और तांबे के मछली पकड़ने के कांटे और तांबे के बाण प्राप्त हुए हैं, जो सिद्ध करते हैं कि इस सभ्यता के जो लोग थे वो मांसाहारी रहे होंगे। यहाँ से काले रंग के मृद पात्र भी मिले हैं। मृद पात्र जो मिले हैं वो काले कृपश वर्णी जिसको कहते थे, काले व नीले रंग से सजाए होते थे। मृद पात्र को अगर आप देखें तो मृदा से बने हुए जो पात्र होते थे, मृद पात्र, वो यहाँ से मिले हैं, काले व नीले रंग से सजाए गए थे। 6 प्रकार के मृद पात्र या मृद भांड मिले हैं, 6 प्रकार के। अगर एक बार फिर रिवाइज करें इसको, गणेश्वर सभ्यता को, तो गणेश्वर सभ्यता का जो उपनाम अगर देखें तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी से कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीनतम ये सभ्यता है ताम्र संचय संस्कृति। इसके अलावा इसको पुरातत्व का पुष्कर भी कहा गया है। स्थान इसका है कि नीम का थाना जिले में कांतली नदी के किनारे। इससे संबंधित साक्ष्य मिले हैं। 1972 में आर.सी. अग्रवाल ने खोज की थी। 1977 में आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार ने मिलकर के उत्खनन यहाँ किया था। मकान पत्थरों के बने होते थे। इसके अलावा जो पत्थर से के बने हुए मकान भी मिले हैं। तांबे की बनी हुई अधिकांश वस्तुएं मिली है। तांबा जो है वो शुद्धता में 99% जो है तांबे के उपकरण और पात्र बने होते थे। और मछली पकड़ने के कांटे और बाण मिले हैं, जो ये दर्शाते हैं कि इस सभ्यता के जो लोग थे वो मांसाहारी रहे होंगे। और समय काल की अगर बात करें तो ये 2800 ईसा पूर्व के आसपास की सभ्यता रही है। यहाँ 2800 ईसा पूर्व के आसपास के जो अवशेष हैं वो यहाँ से मिले हैं। ताम्रयुग की एक अगली सभ्यता हम पढ़ेंगे, वो है आहड़। आहड़ सभ्यता के उपनाम की अगर बात की जाए तो आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी, तांबावती या आघाटपुर भी कहा गया है। आघाटपुर 10वीं-11वीं शताब्दी में इसको आघाटपुर कहते थे या आघाट दुर्ग भी कहा गया है आहड़ को। और इसके अलावा ये जिस टीले पर इसका उत्खनन हुआ उसको धूलकोट भी कहते हैं। वो जो टीला है जहाँ इसका उत्खनन हुआ है उसको धूलकोट भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका जो नाम है एक, वो बनास संस्कृति भी इसको कहा गया है। और यह बनास संस्कृति जो नाम दिया था वो एच.डी. सांकलिया ने दिया था। एच.डी. सांकलिया ने यहाँ उत्खनन किया है और एच.डी. सांकलिया ने ही इसको क्या नाम दिया था, बनास संस्कृति नाम दिया था। तो आहड़ का जो उपनाम हुए ताम्रवती नगरी, तांबावती, आघाटपुर, धूलकोट और बनास संस्कृति, ये तो इसके नाम हुए। अब इसकी अगर स्थल की बात करें तो उदयपुर ज़िले में आयड़ नदी के किनारे इससे संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और खोजकर्ता जो इसके हैं वो 1953 में इस सभ्यता से संबंधित जो खोज की थी वो की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। और 1956 में की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने। अक्षय कीर्ति व्यास और रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज की और उत्खनन किया था वी.एन. मिश्र और एच.डी. सांकलिया ने। और 3 स्तरों में जो है इसके उत्खनन हुआ है। 3 स्तर इसके मिले हैं। प्रथम स्तर में पत्थर की अधिकता थी। द्वितीय स्तर में तांबे, कांसे, लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं और तृतीय स्तर में मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अगर इस सभ्यता की विशेषताओं की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ यहाँ हम देखते हैं इस सभ्यता में कि चक्रकूप पद्धति में क्या होता था, यहाँ पे जो मकानों से जो पानी निकलता था उसके जो है संरक्षण की एक विधि हुआ करती थी। एक वैज्ञानिक पद्धति थी कि जिसमें 15 से 20 फीट गहरा गड्ढा खोद करके उसमें घड़े जमा दिए जाते थे और एक तरह का ये पानी के सोखने का शोषण पात्र बनाया जाता था इस समय पे। तो चक्रकूप पद्धति इस समय काम में ली जाती थी।
मकानों की यदि बात की जाए तो मकान बनाने में जो नींव भरी जाती थी उसमें काला पत्थर इस्तेमाल किया जाता था, और जो दीवारें बनाते थे, दीवारें बनाने में ईंटों का इस्तेमाल करते थे, और ईंटें जो है वो धूप में सुखाई जाती थी। इसी के साथ में जो मकान होते थे, मकान आयताकार मकान बनाए जाते थे, और बड़े कमरों को छोटे कमरे में बदलने के लिए बांस की जो लकड़ी थी उसकी पर्दी डाल दी जाती थी और उस पर मिट्टी चढ़ा दी जाती थी। और छत जो बनाते थे, छत जो होती थी उस पर बांस बिछा करके मिट्टी का लेप या खेलू लगाए जाते थे। ठीक है, तो अगर मकान की बात करें, दोबारा हम देखें कि जो नींव होती थी वो काले पत्थर की होती थी, और दीवारें बनाने में ईंटों का प्रयोग करते थे। ईंटें वो थी जो धूप में सुखाई जाती थी। मकान जो बने होते थे वो आयताकार मकान बने होते थे, और मकानों में जो बड़े कमरे थे उनको छोटे कमरे में बदलने के लिए बांस की पर्दी लगाई जाती थी और उस पर मिट्टी का लेप किया जाता था। और जो छतें जो होती थी वो लकड़ी लगा करके उस पर मिट्टी का लेप करते थे, यानी केलू होते थे वो चढ़ाए जाते थे। अगर संयुक्त परिवार के विषय में बात की जाए तो यहाँ से संयुक्त परिवार के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ क्या है कि मकान से 2, 3, 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं जो संयुक्त परिवार को दर्शाते हैं कि यहाँ के लोग एक साथ संयुक्त रूप से रहते थे परिवार में, और पितृसत्तात्मक परिवार इसको कहते थे। इसके अतिरिक्त यहाँ एक बेल की मूर्ति मिली है जो मिट्टी की बनी हुई है, और उसे बनासियन बुल कहा गया है। बनासियन बुल। यहाँ के जो लोग थे वो शवों को कपड़ों और आभूषण के साथ गाड़ते थे। इसके अतिरिक्त अगर इस आहड़ सभ्यता की यदि और विशेषता की बात की जाए तो यहाँ से एक तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है। 6 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है जिस पर यूनानी देवता अपोलो का जो चित्र है वो अंकित है। और ये जो यूनानी मुद्राएं हैं ये आहड़ सभ्यता की जो व्यापारिक संबंध है यूनान के साथ में उसको प्रदर्शित करता है। इसी के साथ यहाँ पे इनका जो संबंध है वो ईरान बलूचिस्तान से भी रहा होगा। इसके साक्ष्य के तौर पे यहाँ पे बिना हत्थे का जलपात्र मिला है। बिना हत्थे का जलपात्र मिला है। और इस सभ्यता की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि ये 8 बार उजड़ी है और 8 बार ही पनपी है आहड़ सभ्यता। इसके अतिरिक्त कुछ छोटी मोटी जो चीज़ें हैं यहाँ से मिली, जैसे छपाई के जो ठप्पे हैं, छपाई के ठप्पे मिले हैं यहाँ से। इसके अतिरिक्त जो अनाज भरने के यहाँ पे बड़े पात्र, मृद पात्र मिले हैं जिनको गोरे और कोठे कहा गया है, वो प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से मोहरें प्राप्त हुई है। इसी प्रकार यहाँ पे आहड़ में अगर कृषि की बात की जाए तो कृषि से संबंधित यहाँ पर जो मुख्य जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं चावल के, और चावल की अच्छी कृषि होने के जो है यहाँ पे अनुमान लगता है आहड़ में। तो इस प्रकार से जो ये आहड़ जो सभ्यता है वो ताम्रयुग की एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम इस ताम्रयुगीन जो सभ्यताएं हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल पढ़ते हुए कांस्य युगीन और लोह युगीन सभ्यताएं पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।